सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी भावी वर्तमान कम्पिटिटरों का मैं आत्मा सिंह आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। आ जाइए सब लोग और फिर से हम जोरदार सेशन को करते हैं लक्ष्य वेश के अंतर्गत। चाहे यूपी पीसीएस, यूपी आरओ एआरओ, अदरवाइज आप यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस से संबंधित जीएस की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आइए आप सब लोग मेरे साथ जुड़िए इस मुहिम में और इसको हम साकार करते हैं मिलकर के। सभी मेरे दोस्त जितने भी सुन रहे हैं सभी लोग आइए और जुड़ करके हम लोग अपने मुहिम को कंटिन्यू रखते हुए और लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो चलिएगा सभी लोग, सब लोगों से एक बार निवेदन करेंगे, हाथ जोड़कर निवेदन है, करवट प्रार्थना है, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दें। और सब लोगों से एक बात और ज़रूर कहेंगे कि सभी लोग वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि बहुत सारे आपके काम की इंफॉर्मेशन की जो बातें हैं वो वीडियो के बीच में या एंड की तरफ होती हैं। तो आप लोग पूरा एक एक क्वेश्चन देखा करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, देखिएगा इसको, आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पर होगा। रियलिटी बता रहा हूँ आपको, एकदम 101% आपका बिल्कुल सिलेक्शन होगा, उसमें दो राय नहीं है। बिलीव रखिएगा, क्योंकि वर्दी ही हमारा लक्ष्य है। वर्दी आपके शरीर में अगर आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को खुशी मिलेगी तो आपके माँ बाप को और मुझे मिलेगी। सच बता रहे हैं बिल्कुल। तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए डेडिकेशन के साथ। और जो किसी भी सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। और आप जो नए व्यूवर्स हैं उनसे सबसे कहेंगे सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे द्वारा दी गई कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप तक आराम से पहुंच सके, तुरंत पहुंच सके। ओके, चलिए लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं तुरंत। आइए सब लोग आ जाइए। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया। क्या बोला है? बोला है भारत की संविधान सभा के गठित करने का आधार क्या था। आखिरकार जो भारत का संविधान सभा का गठन हुआ तो उसके गठित होने का क्या आधार था। कोई ना कोई तो फाउंडेशन जरूर रहा होगा जिसके आधार पर यह गठित हुआ संविधान सभा। तो मैं कुछ थोड़ी सी आपसे बातें शेयर करूंगा। देखिए क्या हुआ था कि ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि सर इसका आंसर बता दीजिए। देखिए इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री के पद पर जो चुने गए वो क्लीमेंट एटली साहब। दो पार्टियां वहां पर हैं, एक तो कंजर्वेटिव पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, पार्टी है, और दूसरी है मेरे दोस्तों लेबर पार्टी, ठीक है, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी के जो मुखिया थे यहाँ पर वो थे क्लेमेंट एटली साहब, क्लीमेंट एटली साहब थे, ठीक है। और जो कंजर्वेटिव पार्टी के चीफ थे वो विंस्टन चर्चिल साहब थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल साहब थे, चर्चिल। अब ये देखिएगा दोनों के बीच होता है यहाँ पर जबरदस्त तरीके से चुनाव होता है। और पता चला इस चुनाव में क्लीमेंट एटली साहब ने अपने चुनावी जो दस्तावेज थे, चुनावी जो घोषणा पत्र था उसमें साफ कहा था कि अगर मेरी गवर्नमेंट बनती है तो मैं भारत को आज़ाद करूंगा, ठीक है, भारत को आज़ादी दी जाएगी। और जैसे पता चला क्लीमेंट एटली साहब सत्ता पे आए, और आने के पीछे रीजन मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा रीजन। कारण यह था कि ब्रिटेन में भी मैक्सिमम हिंदुस्तानी रहते थे। जब उनको पता चला कि हमारे देश को आज़ाद करने की बात की गई है किसके द्वारा? क्लीमेंट एटली साहब के द्वारा, तो उन सभी लोगों का जो झुकाव है वो किधर हो गया? क्लीमेंट एटली साहब की ओर हो गया, ठीक है। तो देखिए, बल्कि जो विंस्टन चर्चिल है ये कहता था मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे पद में रहते हुए कभी भारत आज़ाद हो, ये इसके स्टेटमेंट थे। लेकिन क्लीमेंट एटली साहब ने अपने चुनावी घोषणा में इस बात को स्वीकार किया था और उन्होंने कहा था। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। तो इसी आधार पर जैसे इनकी गवर्नमेंट बनती है तो सन 1946 में इनके द्वारा एक कैबिनेट मिशन भेजा गया। क्या भेजा गया? कैबिनेट मिशन। यही है कैबिनेट मिशन, याद रखिएगा 1946। और कैबिनेट मिशन 3 सदस्यीय था। कितने सदस्य थे? 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था। 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था, जिसमें आप देखेंगे कौन कौन से थे। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, है ना, सर पैथिक लॉरेंस,
ये 3 सदस्य थे, तीनों सदस्य आए और बोलते हैं हम इंडिया को आज़ाद करना है हमको, और इसके लिए एक संविधान सभा का निर्माण करना है जो कि भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। तो इसको भारतीयों के द्वारा स्वीकार किया गया कैबिनेट मिशन को, और बाकायदा जो है संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। निर्वाचन क्या मतलब, मनोनीत किया गया, क्योंकि निर्वाचन की पद्धति नहीं थी। वहाँ पर हर एक स्टेट या हर एक जो देशी रियासत थी उसके द्वारा अपने यहाँ से सदस्यों को मनोनयन के आधार पर कैबिनेट में संविधान सभा में भेजा गया। जब संविधान सभा में भेजा गया तो पहली बैठक जो होती है मेरे दोस्त, याद रखना, कैबिनेट मिशन के आधार पर जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। और जब ये पहली बैठक होती है तो इसकी जो अध्यक्षता है वो किसने किया था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। अस्थायी अध्यक्ष थे, यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष थे कौन, जवाब दीजिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब, सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। और फिर जस्ट 2 दिनों के उपरांत, 2 दिनों के बाद 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। क्या बनाया गया, स्थायी अध्यक्ष उनको बना दिया गया, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। तो कैबिनेट मिशन है जिसके आधार पर इसका गठन किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा लाया गया, और इन्होंने देश को आज़ादी का स्वाद चखाया। ओके, चलिएगा आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। सभी लोग ध्यान से देखेंगे मेरे बाबू, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने स्क्रीन पे है, सभी लोग ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिस समावेशन संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था। अब आपको बताना है कौन सा है जिसको शामिल नहीं किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो देखिएगा बाबू, उसमें जो शामिल किया गया था वो समाजवादी शब्द शामिल किया गया था आपके प्रेम्बल में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष जो लिखा है, पंथ निरपेक्ष, निष्ठा और अखंडता, ये शामिल किए गए थे, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें संशोधन हुए थे, इसी वजह से इसे मिनी संविधान के रूप में भी संबोधित किया जाता है। ओके, चलिएगा ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें जो गरिमा शब्द है इसको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में या आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42वां आया था उसके अंतर्गत आपके प्रेम्बल में शामिल नहीं किया गया था। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग, सभी मेरे मित्र ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है नागरिकता समता का आशय क्या है। अब देखिए कहा गया नागरिकों को समता और समानता का अधिकार दिया जाएगा, आर्टिकल 14 में दिया गया ये बात है, ठीक है, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट की बात की जाती है। तो अब देखो कानून के समझ समता ये बात सही है, अवसर की समानता ये भी ठीक है, धन का समान वितरण ये इकोनॉमिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात है, राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार, राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। ये देखिएगा नागरिक समता का आशय ये होगा कि अगर राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो उसमें समान रूप से सबका अधिकार होना चाहिए। तो दिया गया क्या है कि नागरिक समता का आशय राज्यों के मामले में भागीदारी का समान अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ओके, चलो ध्यान से देखना इसको। चलिए बताइएगा इसमें
कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न पर आधारित है। किस पर आधारित है? अब आपको बताना प्रस्तावना किस पर आधारित है। ब्रिटिश संविधान पर। तो आपको पता है ब्रिटिश संविधान से जो हमारे यहाँ लिया गया है वो संसद लिया गया है, संसद की व्यवस्था है ना, राष्ट्रपति पद, ये सब कहाँ से लिया गया? ये आपका लिया गया ब्रिटेन से, ठीक है। आयरिश संविधान से डीपीएसपी लिया गया, डीपीएसपी लिया गया है ना, नीति निर्देशक तत्व जिसको बोलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है, इसमें से हमारे संविधान में 2/3 व्यवस्थाएं, कितना? 2/3 व्यवस्थाएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल हैं। या तो उसको हूबहू धारण कर लिया गया है या तो उसी में कुछ चेंज करके, कुछ उसमें बदलाव करके उसको शामिल कर लिया गया। तो याद रखिएगा ये बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल भारत शासन अधिनियम आया था। इसमें 321 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 321 अनुच्छेद थे। इसकी 2/3 व्यवस्थाएं हमारे संविधान में शामिल हैं। ओके, चलिए आप लोग जानते होंगे, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान उधार का संविधान है, सिद्ध करके आपको बताना है। तो भारतीय संविधान उधार का संविधान है, इसको सिद्ध कैसे करेंगे? आप इसी तरीके से कि देखिएगा बाबू, हमारे संविधान के अंदर मैक्सिमम जो व्यवस्थाएं हैं भारत शासन अधिनियम की हैं, या तो किसी अन्य देशों से ली गई हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो दूसरे देशों की जो नकल की गई है वो संविधान जो है उधार का संविधान है। लेकिन उसमें भी जो हम बदलाव किए हैं, तो हम पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते कि हमने उधार का संविधान लिया। भाई कहीं ना कहीं से मटेरियल को तो पढ़ना पड़ेगा, और जब पढ़ेंगे तो उससे जो कंक्लूजन ड्रॉ होगा उसी को तो हम इंक्लूड करेंगे। वही चीज यहां पर दिया गया। आगे देखिए उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहा जाता है। जो उद्देश्य प्रस्ताव है बाबू, आप लोगों को पता होगा कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था। और बाद में चल करके इसी में थोड़े बहुत मॉडिफाई कर करके, इसका संशोधन करके, और इसी को हम प्रेम्बल का रूप दे दिए हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, इसको फिर ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए, कहता है बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह क्या है जो अधिकार नहीं है? अब बताइए, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार वो क्या है जो कि अधिकार में शामिल नहीं किया गया है? तो देखिए, सामाजिक सुरक्षा ये तो शामिल किया गया है भाई। रोजगार, हाँ, इसको नहीं शामिल किया गया। शोषण से संरक्षण बच्चों के लिए है, शिक्षा बच्चों के लिए है। तो याद रखिएगा बच्चों को रोजगार में लगाना ये शामिल नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप देखते हैं आर्टिकल 24 और 25 आपके यहाँ है। आर्टिकल 24 और 25 आपके यहाँ, सॉरी एक मिनट, 23 और 24 आपके यहाँ दिए गए हैं। आर्टिकल 23 और 24 में यही बात कहा गया कि बलात् श्रम या छोटे बच्चों को हम भारी कार्यों में नहीं लगा सकते हैं। छोटे बच्चों को अपराध की श्रेणी में रखा गया अगर कोई काम करवाता है, खास करके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर कोई भारी वर्क में लगाता है तो ये अपराध की श्रेणी में काउंट किया जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ गया, क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा इसको भी बाबू। क्वेश्चन नंबर अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा है किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ध्यान दीजिएगा, न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेजने का राइट किसके पास है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐसा करेंगे, भारत के राष्ट्रपति महोदय करेंगे, भारत का विधि मंत्री करेगा, या केंद्रीय मंत्रिमंडल करेगा? तो याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो याद रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और आपको पता है ये जो सलाह होती है 143 के अंतर्गत आती है, आर्टिकल 143 के तहत आता है। परामर्श कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? परामर्श। राष्ट्रपति महोदय परामर्श ले सकते हैं, और जरूरी नहीं कि जो न्यायाधीश महोदय हैं, मुख्य न्यायाधीश महोदय या सुप्रीम कोर्ट है, वो परामर्श दे ही दे, मतलब कोई बाध्य नहीं है। और ना तो ये जरूरी है कि अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह लिया तो राष्ट्रपति महोदय बाध्य, दोनों स्वतंत्र रूप से हैं। अगर चाहें तो सलाह दे सकते हैं, अगर ना चाहें तो सलाह नहीं दे सकते। तो 143 याद रखिएगा,
परामर्श देने और लेने का ये राइट होता है। ठीक है, चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आ गया, क्या कहता है इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान से देखेंगे इसको। कहता है संसद के दो सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है। अब बाबू ध्यान से देखिएगा, 4 माह का, 6 माह का, 8 मास का, 9 माह का। तो आप लोग जानते हैं कि वैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो इंक्लूडेड है, तो उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो दो सदनों के बीच मैक्सिमम 6 माह का अंतर हो सकता है, मैक्सिमम 6 माह का। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ जो परंपरा है वो तीन सत्र चलते हैं। हमारे यहाँ जो परंपरा है वो 3 सत्र चलते हैं। ठीक है, आप लोग देखेंगे यहाँ पर मानसून सत्र होगा, ग्रीष्मकालीन सत्र होगा और यहाँ पर शीतकालीन सत्र होगा। 3 सत्र होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना 3 सत्र होते हैं, लेकिन वैसे मैक्सिमम 6 माह के लिए कहा गया। और इसी तरह से आप अध्यादेश के मामले में भी देखेंगे तो अध्यादेश के मामले में भी आपको ये बताया गया है कि जो अध्यादेश होता है, अध्यादेश जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है आर्टिकल 123 के तहत, ध्यान रखना अध्यादेश जारी किया जाता है, उसके लिए भी मैक्सिमम 7.5 माह रखा गया है टाइम। ठीक है, कितने? मैक्सिमम 7.5 माह रखा गया है। उसके रीजन है कि 6 माह ये हो गए और 1.5 माह एक्स्ट्रा रखा गया। मतलब अगर टोटल आप सप्ताह देखें तो कितने हो जाएंगे, हाँ ठीक है, तो मैक्सिमम कितना 7.5 माह तक आपके अध्यादेश को जारी रखा जा सकता है। फिर इसके बाद अगर संसद सत्र में आता है तो उसके बाद उसमें और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है, बढ़ा सकता है, उसे कानून का रूप दे सकता है। ओके, तो याद रखिएगा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया, शिक्षा का विषय है। शिक्षा कैसा विषय है तो ध्यान दीजिएगा, संघीय सूची में है, राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में है, अवशिष्ट विषय के रूप में है। तो बाबू याद रखिएगा, जो शिक्षा का अधिकार है या शिक्षा का विषय है वो समवर्ती सूची का विषय होता है। किसका विषय होता है? समवर्ती सूची का होता है। आप लोग जानते हैं 3 प्रकार की सूचियां आपके यहाँ हैं। ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है, 7वीं अनुसूची में दिया गया है, अनुसूची में है ना, 7वीं अनुसूची में दिया गया। और इसमें क्या क्या दिया गया? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां इसमें प्रकाशित की जाती हैं। राज्य सूची के जो विषय होते हैं वो राज्य सूची में होते हैं, संघ सूची के जो विषय होते हैं संघ में होते हैं, और जो दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। ओके, तो शिक्षा का अधिकार किस में आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। देखो, कहता है राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। अब आपको बताना है कि राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो आप देख लीजिएगा यहाँ पर भाई, टोटल सदस्यों की संख्या 250 प्लस 2 हो सकती है, मतलब 252 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 250 हैं। ठीक है ना, बात क्लियर है। अब अगर इसको आगे और कंटिन्यू आप देखना चाहते हैं तो देखिएगा 12 सदस्य जो ऐसे होते हैं विभिन्न सेक्टरों से आते हैं, जो कि उसके विशेषज्ञ होते हैं या उसमें उनको एक महारत हासिल होती है, तो वो मनोनयन के आधार पर आते हैं, मनोनीत होकर के आते हैं। और ये मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ओके, महामहिम साहब करते हैं। 12 सदस्य, और चुनकर कितने आते हैं? तो सॉरी, जो इलेक्शन के माध्यम से आते हैं तो 238 सदस्य ऐसे हैं जो कि चुनकर आते हैं। कितने सदस्य? 238 मेंबर ऐसे होते हैं जो कि चुनकर आते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है आपसे, उसको भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा सभी लोग। हर 5 वर्ष के बाद, आप देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि वित्त आयोग का जो गठन करता है, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, पहले याद रखिएगा, मेरी इस बात को गौर से समझिएगा, गौर फरमाइएगा इस बात पर। अगर गौर फरमाएंगे तो माशाअल्लाह इसका कोई जवाब नहीं होगा, सच बता रहे हैं, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिएगा देखिएगा, मैंने कहा कि जो जितनी भी
आपकी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, उसकी जो नियुक्ति करता है, उसके चीफ की नियुक्ति करना, उसके सदस्यों की नियुक्ति करना, वो अधिकार होता है आपके राष्ट्रपति महोदय का। किसके होता है? राष्ट्रपति महोदय का होता है। जैसा कि मैं आपसे बात करूं तो मंत्रिपरिषद की बात करता हूं तो आर्टिकल 74 में देखेंगे, संसद की बात करता हूं आर्टिकल 79 में देखेंगे, राष्ट्रपति महोदय की बात करता हूं आर्टिकल 52 में देखेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करता हूं तो आर्टिकल 148 में देखेंगे। ये आर्टिकल्स हैं। और अगर मैं कहूं वित्त आयोग की अगर बात करूं तो आप लोग बताइएगा मुझे, वित्त आयोग की अगर बात करता हूं तो ये आर्टिकल 280 के तहत दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है और इसका गठन करने का जो अधिकार है हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके सब लोग मेंशन करिएगा वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। सब मेरे मित्र जितने भी देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके बताएंगे वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और वर्तमान में हमारे सीएजी कौन है, सीएजी कौन है। इनको दोनों को आप आंसर कमेंट में मुझे दीजिएगा। सभी लोग जो लोग देख रहे हैं सब लोग कमेंट में इसका मुझे आराम से जवाब देंगे। ओके, कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। चलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। हाँ, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? अब बताइए संसद के संयुक्त अधिवेशन कब बुलाए जाते हैं, कब कौन बुलाता है? तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ये राष्ट्रपति महोदय जी बुलाते हैं संयुक्त का संयुक्त अधिवेशन। किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? आर्टिकल 108 में कही गई है। किस में कही गई है? आर्टिकल 108 में कही गई है। ये एम्बुलेंस नंबर है, ऐसे याद रखना, एम्बुलेंस नंबर है। जब दोनों में टकराव होगा तो एम्बुलेंस आएगी, तो दोनों में टकराव होगा। किस में टकराव होगा? जब लोकसभा, जब एक सदन द्वारा पारित कोई विधेयक या कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, बात तो वही है, जब एक सदन द्वारा अनुमोदित कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए केवल राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, तो पहले तो ये नहीं होगा। अब बाकी ये तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन देखें। जब एक सदन द्वारा पारित कोई विधेयक या कर दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए, एक सदन द्वारा अनुमोदित कर मतलब पारित है, ठीक है, जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए। देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि जब किसी भी मैटर को लेकर के दोनों में प्रॉब्लम होती है, अब यहाँ पर कोई विधेयक कर या कर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कारण है कि जब एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है और वो विधेयक जरूरी होता है, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा आर्टिकल 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन की का आह्वान करते हैं या उसको बुलाते हैं और उसकी जो अध्यक्षता करता है, तो आर्टिकल 119 के तहत दिया गया है। वो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ओके, चलिए बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला साहब है। कौन है? ओम बिड़ला साहब वर्तमान में इसके लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए याद रहेगा, याद रहे। अच्छा लग रहा हो तो एक बार कमेंट जरूर आप लोग करिएगा बाबू, और सब लोग सीरियस होकर पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, और आप लोग देखेंगे कि आपको बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामों में यहां से डायरेक्टली मिलने वाले हैं। बिल्कुल मैं 101% श्योर हूं यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा क्या कहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक, ठीक, साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? मतलब अधिकतम कितने समय तक विलंबित किया जा सकता है? कोई साधारण विधेयक है जो विधानसभा द्वारा पारित किया गया है और उसको अधिकतम कितने समय तक वो डिले कर सकता है? तो बाबू डिले यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ 4 मंथ दिया गया है। कितने मंथ तक? 4 मंथ तक अधिकतम वो डिले कर सकता है, उसमें अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, अदरवाइज उसको पारित मान लिया जाएगा, है कि नहीं? तो डिले कर देगा, 4 माह तक वो डिले कर सकता है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। आप लोग एक बात और बताइएगा, कितने राज्यों में विधान परिषद है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा।
कितने राज्यों में विधान परिषद बनी है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पर विधान सभाएं हैं। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन जब से 2019 से ये चीजें हट गई तब से ये नहीं होता। भारत में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, कब किया जाता है बताइएगा, जब किया जाता है, कब किया जाएगा, तुरंत जवाब आना चाहिए आप लोगों का, दीजिएगा जवाब, कब आएगा बताओ। राज्य का मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे, राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, चुनावों की घोषणा कर दी जाए, या राज्य का शासन संविधान के अनुसार, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड है, संविधान के अनुसार ना चलाया जा सके। अब बताइएगा, जब आर्टिकल है ना, ध्यान दीजिए, जब आर्टिकल 352 आर्टिकल 352 के तहत जब राज्य के आंतरिक अशांति हो जाए या राज्य के अंदर जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल घोषित हो जाए, तो इसके बाद राज्य में क्या हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जैसे अभी आपने हाल ही में पढ़ा होगा मणिपुर केस के लिए, मणिपुर का एक जो केस हुआ है ना, मणिपुर में जो घटना घटी है, उसमें विपक्ष जो था उसके द्वारा सरकार से बार बार आह्वान कर रहे थे कि आप वहां पर मुख्यमंत्री को त्यागपत्र दिलाइए, लेकिन सरकार ने त्यागपत्र नहीं दिलाया। वैसे साधारणतः अगर नियमानुसार देखा जाए तो आर्टिकल 352 के तहत उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए था, ओके, क्योंकि संवैधानिक तंत्र वहां पर विफल हो चुका था और राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू कर देना चाहिए, ओके। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है आपसे, इसको भी ध्यान से देखिएगा आप लोग, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए, कहता है भारत सरकार से राज्यों को अंतरित संसाधन सांविधिक कहलाते हैं यदि, देखिए जो कह सकते हैं कि हाँ, इस रूप में कह सकते हैं कि जो राज्यों को अंतरित संसाधन, मतलब जो आंतरिक रूप से संसाधन सांविधिक कहलाते हैं, यदि वो होते हैं ऋण के रूप में, तो बाबू ऋण के रूप में तो होगा नहीं, योजना आयोग की सिफारिशों पर होगा नहीं, वित्त आयोग की सिफारिशों पर होगा नहीं, अनुदान के रूप में हो, हाँ बिल्कुल, अनुदान के अगर रूप में होता है तो बिल्कुल उसको क्या कहेंगे, भारत सरकार से राज्यों को अंतरित संसाधन मतलब आंतरिक रूप से संसाधन मुहैया कराए जाते हैं, उसे हम अनुदान कहते हैं। ठीक है, ये वित्त आयोग की सिफारिश नहीं होगा, ना योजना आयोग के, ना तो ऋण के रूप में होगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या कहता है, आजादी के पूर्व निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था। अब आप लोग बताइएगा सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज को अपनाया, तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आंध्र प्रदेश नेल्लोर जिला आ जाएगा, सॉरी राजस्थान, बिहार, गुजरात, राजस्थान। अब बताइएगा आप लोग इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप लोग सोच रहे हो कि सर ये कैसे, देखिए सबसे पहले बना था बिहार पंचायती राज विभाग, बिहार पंचायती राज विभाग बना था, और ये कब बना था बाबू, ये 1947 में बना था। ठीक है, बाद में वो सही रूप से कार्य नहीं कर पाया, वो अलग बात है। फिर सन 1959 में नेल्लोर जिला, नेल्लोर नहीं, एक मिनट, सन 1959 में ये राजस्थान में लागू हुआ था। कहां पर, राजस्थान में लागू हुआ। ठीक है, 1959 में। अब याद रखिएगा, इसके बाद अगर पूछा जाए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, किसकी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की, तो सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यहीं पर लागू हुई थी, राजस्थान में। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा वो लॉर्ड रिपन साहब हैं। कौन है, लॉर्ड रिपन साहब हैं, जिनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, हाँ ध्यान से देखेंगे, कहता है भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकता है। जी बिल्कुल कर सकता है। आपको पता है आर्टिकल 3 और 4 आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 3 और 4, तो वहां पर यह दिया गया है कि सामान्य बहुमत द्वारा, पूर्ण बहुमत द्वारा, अच्छा जो इसमें संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता, इसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, इसको फॉलो नहीं करता, इसके तहत
नहीं होता, याद रखना, तहत नहीं होता। ये साफ साफ आर्टिकल आपको 4 में मना किया गया है, 368 के तहत नहीं होता है, ठीक है। ये पूर्ण बहुमत द्वारा, मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत और सदस्यों की कुल संख्या के पूर्ण बहुमत द्वारा। तो बाबू ये होता है सामान्य बहुमत के द्वारा। किसके द्वारा होता है? सामान्य बहुमत के द्वारा ये होता है, जो कि राज्यों के नाम या सीमा में परिवर्तन किए जा सकते हैं। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है आपसे, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा सभी लोग। चलिए बताइए, कहता है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। कैसे कैसे हटाया जा सकता है बताइए? 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के बाद संसद द्वारा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सर्वसम्मत सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। चलिए कमेंट करके सब लोग जवाब दीजिएगा। हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, ठीक है बाबू, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ओके, सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा तब तक। बहुत उमस है भाई। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा, आगे कंटिन्यू करेंगे। बताइएगा, जवाब दीजिएगा। 2/3 बहुमत के से पारित प्रस्ताव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की सर्वसम्मति, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मतलब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों को हटाया जा सकता है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, इसको भी देखिएगा आप लोग ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, है ना। चलिए सब लोग जवाब दीजिए इसका। कहता है भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को भेजा जा सकता है प्रथम वाचन के बाद। प्रवर समिति आप लोग जान रहे हैं कि नहीं, बताइएगा, सभी लोग बताइएगा। प्रवर समिति को आप जान रहे हैं, बताइए। प्रथम वाचन के बाद, दूसरे वाचन के बाद, अदरवाइज दूसरे वाचन के दौरान, सामान्य चर्चा के बाद, या अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में। तो अब देखिएगा, जब प्रवर समिति जो होती है, जो जांच समिति होती है, उसके द्वारा अगर हम देखें तो आप क्या पाते हैं कि अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में इसको प्रवर समिति को भेजा जा सकता है जांच के लिए। जो उसके अध्यक्ष होंगे उसके द्वारा इसको तुरंत भेजा जा सकता है किसी भी अवस्था में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला, इसको आप लोग बताइएगा। पूछा है भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है, बताइए। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? संविधान है, संसद है, कौन है? संसद और राज्य विधानसभाएं हैं, हम लोग अर्थात जनता है। तो प्रेम्बल में शुरुआत में ही दिया गया, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, है ना। तो आप लोग देखते हैं हम भारत के लोग, तो मतलब यहाँ पर जो भारत की जनता है वो राजनीति की एक पिलर है या रीढ़ है आप कह सकते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, हम भारत के लोगों पर निहित है। किस पर निहित है? हम भारत के लोगों पर निहित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। चलो बताओ। कहता है एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है? जैसे दलवीर भंडारी जी हमारे यहाँ से है, 5 वर्ष तक कर सकता है, 6 वर्ष, 9 वर्ष या 10 वर्ष। आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा कितने वर्ष तक वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग में काम कर सकता है। द हेग है ना, आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो कौन सा मतलब कोई व्यक्ति पूरे कार्यकाल में कितने वर्ष तक काम कर सकता है? तो वो 9 ईयर है, मतलब 9 वर्ष तक वो कंटिन्यूअसली वहां पर काम कर सकता है। ओके, चलिएगा आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या देता है आपके सामने, ये दिया है, इसको भी ध्यान से आप लोग देखेंगे बाबू, सब लोग देख लीजिएगा इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित हैं? तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 352, 356 और 360 ये तीनों के तीनों आपके किससे हैं? आपातकालीन उपबंधों से हैं। वो राज्यों में जब आंतरिक अशांति होती है या बाह्य विद्रोह होता है तो 356 दूसरे देशों के द्वारा हमला करने पर, और ये वित्तीय आपात होता है। क्या होता है ये? वित्तीय आपात। अभी तक हमारे देश में एक भी बार वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ, ठीक है। तो आर्टिकल 352, 356, 360 किसमें है? ये आर्टिकल नंबर, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत आपातकालीन उपबंध किए जाते हैं। आपसे कोई पूछे आपातकालीन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो याद रखिएगा ये जर्मनी से ली गई है। कहाँ से ली गई है? जर्मनी से ली गई है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है आपसे, इसको भी ध्यान से आप लोग देखेंगे, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। संसद सदस्यों को दे वेतन भत्तों, है ना, संसद सदस्यों को दे वेतन और भत्तों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? अब किसके द्वारा किया जाता है बताइए? वेतन भत्ते किसके द्वारा दिए जाते हैं? सब लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, किसके द्वारा वेतन और भत्ते दिए जाते हैं? तो बताइए, या उनमें जो कम या ज़्यादा करने का जो प्रोसीजर होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? बताइए, कमेंट करके जवाब दीजिए सब लोग, सभी लोग कमेंट करिएगा भाई। देखिए ये दिया जाता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। उसमें कमी या बेसी उनके वेतन और भत्तों का निर्णय लिया जाता है संसद के द्वारा। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है आपसे, इसको भी ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था? अब देखिए, अब तो वो हट चुका है, लेकिन अगर आपसे पूछता है तो फिर भी आप आराम से इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिएगा, आप देखें निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो आर्टिकल 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। क्या है? निर्वाचन आयोग है। याद रखना, ये आर्टिकल किसके लिए है? निर्वाचन आयोग के लिए है, ठीक है। 311 यहाँ से लोक सेवा आयोग शुरू हो जाता है, लोक सेवा आयोग, है ना। आगे देखिएगा 370 में जम्मू कश्मीर था, अब इसमें संशोधन हो चुका है, ठीक है। 356 में बाह्य विद्रोह या दूसरे देशों के द्वारा आक्रमण, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर, कौन सा हो जाएगा? 370 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं नेक्स्ट में। यस, ये क्या कहता है? इसने कहा, क्या कहा आपसे? इसने कहा बाबू कि संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करेगा? संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है? तो पहले तो आपको यह जानना चाहिए संसद में कौन कौन शामिल होता है। संसद में, तो संसद में बाबू शामिल होता है आपका तीन इसके अंग होते हैं संसद के, ठीक ना। पहले तो होता है राष्ट्रपति महोदय होते हैं। कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं आर्टिकल 52 के तहत। फिर आपका लोकसभा होता है, लोकसभा जो होता है वो आर्टिकल 81 के तहत होता है। और इसके बाद राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा होता है, वो होता है आर्टिकल 80 के तहत, ठीक है। अब ये तीनों मिला करके संसद का निर्माण करते हैं। अब पता चला दोनों सदनों की ये बैठकें चल रही हैं, इन बैठकों का सत्रावसान कौन करेगा? तो देखिए, सत्र को आहूत करना है ना, सत्र का विघटन करना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का, खासकर लोकसभा, राज्यसभा नहीं विघटित होती, विघटन करना और सत्रावसान करना, ये सब जो राइट हैं। अच्छा, सत्र स्थगन एक भी वर्ड आता है, सत्र का स्थगन करना, सत्र का
स्थगन भी आता है, तो सत्र स्थगन करने का जो राइट होता है वो लोकसभा अध्यक्ष को होता है। किसको होता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा में होता है और राज्यसभा में सभापति को होता है। तो ये तीनों चीजें किसके पास होती हैं? ये होती है राष्ट्रपति। और सत्र का कोई भी सत्र हो, उसका जो पहला सेशन होता है, पहला जो सेशन होता है उसका वर्ष का, उसका उसी के संबोधन से स्टार्ट किया जाता है राष्ट्रपति महोदय के। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राष्ट्रपति। ओके, आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। चलेगा आगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, फिर से इसको भी ध्यान से देखिएगा। दिया निम्नलिखित राज्यों, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी? तो देखिए किसने अपनाया? आंध्र प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, गुजरात ने, राजस्थान ने। मैंने आप लोगों से कहा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और बहुत बार ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिए मैंने क्या बताया? राजस्थान के द्वारा इसको अपनाया गया था। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा इसको अपनाया गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। 4 स्तरीय पंचायती राज अगर व्यवस्था पूछ ले तो क्या आप बताएंगे? 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ पर मिलेंगे? पश्चिम बंगाल में देखने को मिलती है। ओके, तो आप लोगों को शायद ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप लोगों के लिए ये मेहनत कंटिन्यू जारी रहेगी। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इसको शेयर कर दें। और आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि जब वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको कुछ मिल पाएगा, है ना। आप लोग एक बार सीरियस होकर के पढ़िए तो मेरे साथ। मैं आपको बता देता हूँ आपके सिलेक्शन बहुत दूर नहीं है, आपके सिलेक्शन तक पहुँचाना मेरा लक्ष्य है। मेरे लक्ष्य बैच का भी ये लक्ष्य है, शून्य से शिखर पर लेके आपको जाना है। ओके, आपके शरीर में वर्दी होनी चाहिए, आपको नौकरी मिलनी चाहिए, आपको सफलता मिलनी चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरी कामना है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते लिखते रहिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।